हेलो स्टूडेंट के चैप्टर नंबर 6 तक के आप कंप्लीट कर चुके हो और चैप्टर नंबर 6 तक की जो भी ऑडियो वीडियो थी आपने कंप्लीट कर ली। आज हम आपके चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे और चैप्टर नंबर 7 है आपका फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी कि इस चैप्टर में हम पहली बात तो बलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका कि न्यूटन्स के जो नियम होते हैं गति के संबंध में, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने अपने गति का ऑब्जर्व करा और गति का ऑब्जर्व करके कुछ नियम दिए थे और उन नियमों का अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होगा कि बल किस चीज़ का नाम होता है, फोर्स क्या होता है भाई, बल हम किसे कहते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, उनके बारे में देखिए। मान लीजिए आपके टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह टेबल पर रखा हुआ है, आपने इसे उठाया और लेके चल दिए। कोई 20 किलो का ऑब्जेक्ट था, उसे लेके आप चल देंगे, यानी कि उसकी अवस्था पहले जहाँ पर थी उसे आप चेंज कर सकते हो, वहाँ से उसे लेके कहीं और भी दूसरी जगह रख सकते हो। लेकिन दूसरा आप ये देखिए कि आपने क्या काम किया कि एक दीवार हैगी जो कि फिक्स हैगी, अगर आप उस दीवार पर फोर्स अप्लाई, आप उस दीवार पर धक्का लगाते हो, इस तरह से धकेलते हो उसे या फिर उसे खींचते हो ऐसे, तो उस टाइम पर दीवार की जो अवस्था है वो चेंज नहीं होती है, उसकी अवस्था ज्यों की तो बनी रहती है। या फिर एक बड़ा पत्थर ले लीजिए, उस बड़े पत्थर को हम धकेलने की कोशिश करेंगे तो निकलेगा नहीं, जबकि एक छोटा पत्थर या एक छोटा ऑब्जेक्ट कोई लेते हैं तो उसे हम धकेल भी सकते हैं और बोरी हैगी उसे हम क्या करते हैं, पकड़ के खींच भी सकते हैं। तो धकेलने से या खींचने से दो स्थिति पैदा हुई है। पहली स्थिति तो ये पैदा हुई है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी अवस्था बदल गई है, आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। दूसरा ये हुआ है कि आपने धक्का तो उस पर लगाया था, धकेला तो उसे था, या खिंचाव तो आपने किया, खींचा तो था, लेकिन उसकी अवस्था चेंज नहीं हुई है। साइंस के हिसाब से दोनों ही स्थितियों में बल आरोपित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बल, अगर हम बात करें एक सिंपल लैंग्वेज में, बल वो कारक है, बाह्य कारक जो हम बाहर से लगाते हैं, वो कारक है। कारक में दोनों चीजें आ जाती है, या तो धकेलना होगा या फिर क्या होगा आपका खींचना होगा। यानी कि बल का धकेलना है, खींचने को बल कहते हैं। जो अवस्था को या तो परिवर्तित कर देगा, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या प्रयास करता है, या तो उसकी अवस्था बदल देता है या प्रयास करता है, दोनों स्थितियों में से बल कहेंगे, ठीक है। तो बल वो बाह्य कारक होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पर आरोपित होने के बाद है तो उसकी अवस्था बदल देता है, या बदलता नहीं है तो कम से कम बदलने का प्रयास तो करता है, ठीक है। धकेलना, पुश और पुल दोनों ही कंडीशन फोर्स के लिए होती है। हाँ जी, तो बलों के बारे में हम बात कर रहे थे कि बल क्या होता है ना, बल के बारे में बता दिया। बल को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो F से डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, जो फेमस मात्रक है SI मात्रक, वो आपका न्यूटन होता है भाई। न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने फोर्स के बारे में डीपली ऑब्जर्व करा था, उसके नाम की वजह से इसके मात्रक को न्यूटन रख देते हैं। और भी मात्रक होते हैं, हम इसी चैप्टर में आगे की ओर पढ़ेंगे और क्या क्या मात्रक होते हैं। और इसी तरह इसकी जो विमा होती है, विमा भी आपकी फॉर्मूला आने वाला है, फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे mL/-2, ये बल की विमा होती है, ठीक है। बलों के कुछ प्रकार आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ फोर्स इस तरह के होते हैं जो कांटेक्ट में आकर के एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। जैसे कि मैं आपसे बता रहा था, आपको एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए मैं किसी पत्थर को धकेल रहा हूँ, तो ये तो हमें, और ये कोई पत्थर हैगा, इसे धकेलने के लिए हम इसके कांटेक्ट में हैं, तो इसलिए ये जो बल लग रहा है कांटेक्ट मार्क है, इसे संपर्क बल कहेंगे। जबकि अगर मान लीजिए इस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है कि दो वस्तुएं ऑब्जेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो तब वो असंपर्क बल कहलाएगा।
जैसे जब हम किसी भी इमारत के ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर छोड़ते हैं तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो तल होता है वो उसे हमेशा अपनी ओर खींचता है। यो ऑब्जेक्ट और पृथ्वी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, पृथ्वी से खींच रही है, तो ये आपका असंपर्क बल कहला सकता है। ठीक है जी, इस तरह के आपके फोर्स के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट नए टॉपिक के बारे में अगर बात करूँ तो वो आपका जड़त्व होता है। जड़त्व, जड़ा हुआ सा रहा, और इसे इनर्सिया कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि जड़त्व का मतलब क्या होना चाहिए, अर्थात वो चीज़ अपनी अवस्था में बनी रहनी चाहिए। मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल लीजिए। देखिए अभी 20 किलो का बाट लीजिए, अगर एक 20 किलो का बाट को एक 5 साल के बच्चे को कहो कि भाई उसे बाट को एक काम करे, उसे जो पत्थर रहेगा उसे फोर्स लगा के यानी कि धक्का हिल करके उसे उसकी अवस्था को बदल दीजिए। अब बच्चा जाएगा, उसे धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी अवस्था नहीं बदलेगी, जबकि उन्होंने बल लगाया है। लेकिन मैं आपको कहूँ तो आप क्या करोगे, जाओगे उसे धकेलोगे तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। हुआ क्या है, हुआ यह है कि वस्तु के अंदर एक विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि हर वस्तु ये चाहती है कि उसकी अवस्था बनी रहे। अगर वो विराम में है तो सोचे कि मैं विराम में ही रह जाऊँ, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, अब चूंकि जो आपने बल लगाया है वो उसके विरोध से ज्यादा लगा दिया, इसके लिए उसकी अवस्था बदल गई। और जो 5 साल का बच्चा है उसने जो बल लगाया है वो उसके विरोध से कम लगाया है, इसलिए वो उसकी अवस्था नहीं बदली है। तो जो वस्तु के विरोध करने की प्रवृत्ति होती है उसी प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं, उसी प्रवृत्ति को हम इनर्सिया कहते हैं। एक बॉल आ रही, फुटबॉल की बॉल है कि बहुत तेजी के साथ में, मैंने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ कि वो हाथों के छू करके निकल के चली गई। इसका मतलब वो गतिशील थी तो गतिशील ही रहना चाह रही है, उस पर उतना विरोधी बल नहीं लगा है उसे रोकने के लिए जितना उसके अंदर प्रॉपर्टी है अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन हमने उसके बोल करके ऐसे हट गए और बोल करके हाथ लगा के ऐसे छोड़ दिया उसे, तो वहीं रुक जाएगी। अब विरोधी बल, रोकने वाला बल ज़्यादा हो गया, उसका विरोधी बल से ज़्यादा हो गया रोकने वाला बल। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। क्या करेगी बताओ? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी, उस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। और अवस्था में जो परिवर्तन का विरोध होगा वो 2 प्रकार से हो सकता है, या तो विराम में है तो कोशिश करेगी विराम में रहे, या वो गतिशील है तो कोशिश करेगी वो गति में रहे, अर्थात विरोध ये दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इस आधार पर जो आपका जड़त्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो जड़त्व होता है वो विराम का जड़त्व होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, विराम का जड़त्व होता है। इसमें क्या करती है, वस्तु अपनी विराम अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है, यानी कि वो गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, वो मैंने पत्थर वाला एग्जाम्पल बताया वो इसी का होता है। मान लीजिए बस हैगी, बस जब अचानक चलती है एकदम से, अगर आप खड़े हुए हो तो आप पीछे की ओर गिर जाओगे। रीजन क्या है? ये बस है, ये आप है। शुरुआत में आप पूरे रेस्ट में थे, बस भी रेस्ट में थी, बस चली तो बस का जो फ्लोर है वो भी चल पड़ा, उसके कांटेक्ट में आपके पैर है वो भी आगे भी चल पड़े। लेकिन जो आपका शरीर का ऊपरला हिस्सा है वो नहीं चाहेगा कि मेरी अवस्था में विरोध परिवर्तन ना हो, यानी कि विराम में रहने की कोशिश करेगा। इस कोशिश के कारण से ये हिस्सा रुक जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो हम कहाँ की ओर गिर जाएंगे? पीछे की ओर गिर जाते हैं। ये विराम के जड़त्व का ही एक उदाहरण होता है। इसी तरह दूसरा जो प्रकार होता है वो आपका होता है गति का जड़त्व। अब अगर हम गति के जड़त्व के बारे में बात करते हैं तो सुनिए, गति का जड़त्व किस प्रकार से होगा कि वो गुण जिसके कारण वस्तु क्या करेगी, अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी, यानी कि जो वस्तु गतिशील है ये कोशिश करेगी कि गतिशील ही रह जाए, उसमें परिवर्तन ना हो। इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल बस वाला ही देता हूँ, वो सुइटेबल सा एग्जाम्पल है आपका कि बस चली हुई थी, आपका पूरा शरीर चल रहा था बस के साथ में, बस ने अचानक ब्रेक मारे
तो जब ब्रेक मारते हैं तो आपको शरीर है ऊपरला हिस्सा जो है ये आगे लगता है जाकर के। रीजन क्या होता है, देखिए शुरुआत में सब कुछ गतिशील था, अब बस रुक गई, फ्लोर रुकने के कारण से तुम्हारा जो निचला हिस्सा है पैर वो भी रुक गए, लेकिन जो ऊपरला हिस्सा है वो अभी कोशिश कर रहा है कि गतियाँ बना रहूँ, तो गतियाँ बना रहने के कारण से वो आगे की ओर चला जाता है। ठीक है, आगे की ओर गिर जाता है। बोतल वगैरह बस में रखी हुई है तो ये तो बहुत दूर जाके गिर जा, हमारा हिस्सा ज़्यादा दूर इसलिए नहीं गिर पाता क्योंकि पैरों से हमारे शरीर का कॉन्टैक्ट पूरा जुड़ा हुआ है, अगर हम टूटे हुए होते तो हम भी बहुत दूर गिरते जाकर। ठीक है भाई, ये हो गया गति का जड़त्व। इसी तरह तीसरे प्रकार का एक विरोध होता है और उसे हम कहते हैं दिशा का जड़त्व। अब जो ये दिशा का जड़त्व होता है ये क्या होता है भाई, सुने, यानी कि दिशा में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध होता है वो विरोध ही दिशा का जड़त्व कहलाता है। हर वस्तु चाहेगी जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में उसी दिशा में बनी रहे, गतिशील हो या विराम में हो। अब उसका जो विरोध होगा उस विरोध के कारण से जो जड़त्व होगा उसे दिशा का जड़त्व कहेंगे। यहाँ भी मैं आपको एक बस का ही एग्जाम्पल लूँगा कि आप बस में ऐसे चल रहे हैं, बस ऐसे चल रही है, आप भी ऐसे बैठे हुए सीधे बिल्कुल, बस जब ऐसे मुड़ जाती है तो हम कहाँ की ओर गिरते हैं, इधर की ओर जाते हैं। बस इधर राइट में मुड़गी तो हम गिरेंगे लेफ्ट की ओर। रीजन ये होता है कि जैसे ही बस राइट लेफ्ट में मुड़ती है तो हमारा शरीर है वो तो मुड़ जाता है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो अब भी बिल्कुल सीधा चलने का प्रयास करता है, उस कारण से बस के साथ में निचला हिस्सा मुड़ जाएगा और ऊपरला हिस्सा दिशा के जड़त्व के कारण सीधा बना रहने के प्रयास में इधर की ओर कन्वर्ट हो जाता है, इधर की ओर डोल जाता है। इस तरह से आपके तीनों प्रकार के जड़त्व ये क्लियर हो जाते हैं।